गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसको हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15 जुलाई को। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है दोस्तों कि जो हमारे देश की युवा हैं उनके कौशल के विकास है, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसके विषय में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उसको बताना और इस विषय में जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो इसको पहली बार 15 जुलाई 2015 को पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों ये अब की बार कौन सी बार मनाया जा रहा है? तो अब की बार इसको 6वीं बार मनाया जा रहा है। अब देखिए कौन सी सालगिरह होगी? तो ये होगी 2015 से लेकर 2020 तक की 5वीं सालगिरह होगी विश्व युवा कौशल दिवस के मनाने की। आप दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा और जैसा प्रश्न आएगा वैसा आप जवाब दीजिएगा। ओके, अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। हाल ही में किस IIT संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद को विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि IIT कानपुर की तरफ से। और ये एक मोबाइल के साथ चलने वाली डिवाइस है जो दोस्तों कोरोना वायरस और अनेक प्रकार के कीटाणुओं को मारने में सक्षम है। आप देखिए किस प्रकार से मार सकती है। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि जो भी हमारे पाराबैंगनी किरणें होती हैं उसके माध्यम से इस कीटाणु को मारने का काम करता है। अब देखिए इसके दोस्तों क्या होना चाहिए? तो हमारे फ़ोन में इसका जो एप्लीकेशन है शुद्ध नाम का वो दोस्तों इंस्टॉल होना चाहिए और सीधे इस डिवाइस से वो जुड़ जाएगा अपने फ़ोन के माध्यम से। और दोस्तों जो इसकी लाइटें हैं कब जलानी है कब बंद करनी है कितनी बढ़ानी है क्या करनी है, यानी कि पूरा कंट्रोल आप अपने फ़ोन के माध्यम से कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों इसमें 15 वाट के 6 अल्ट्रावायलेट के जो दोस्तों बल्ब है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज देने वाले जो बल्ब हैं वो लगाए गए हैं इस डिवाइस में। ओके दोस्तों, अब देखिए ये कितने देर में कितना जो कीटाणु है उसको मार सकता है? तो लगभग दोस्तों ये 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग मीटर यानी कि 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में दोस्तों ये कीटाणु मारने में सक्षम है। दोस्तों आपने याद कर लिया। अब हम जानेंगे इसके बारे में तो IIT कानपुर के बारे में। अब देखिए दोस्तों इसके प्रेजेंट टाइम के निदेशक कौन है? तो अभय करदिंकर इसके प्रेजेंट टाइम के निदेशक है। दोस्तों इनकी हाल ही में भी नियुक्ति हुई, लगभग मुझे लग रहा है जितना 1 महीने हुए। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं कैपिलिपन राधाकृष्णन। कौन? कैपिलिपन राधाकृष्णन IIT कानपुर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आपको याद करना होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर के लिए। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? तो चुने गए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोलैंड के राष्ट्रपति के तौर पर आंद्रेज डुडा दूसरी बार चुने गए, जो आपकी इमेज में जो आपको फोटो में दिख रहे हैं। अब देखिए जितना भी इनको वोट पड़ा यानी कि जितना भी इसमें टोटल वोट पड़ा उसका 50.21% वोट इनको पड़ा और इनके विपक्ष में 48.78% का वोट पड़ा है। दोस्तों अब देखिए जो पोलैंड देश है वो है कहाँ पर? तो वो एक मध्य यूरोप का देश है। ठीक है, अब देखिए इसकी चौहदी में कौन कौन से देश हैं दोस्तों? इसके पश्चिम में जर्मनी है, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया है, पूरब में बेलारूमा और यूक्रेन है तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर है। आपको दोस्तों इसने चौहदी देख ली। अब देखिए इसकी आबादी कहते हैं कि इस देश में कितने लोग रहते हैं? तो इस देश में 38.5 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। अब देखिए दोस्तों जो मिलियन का मतलब क्या होता है? तो मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस देश का जो क्षेत्रफल है वो कितने किलोमीटर का है? तो लगभग दोस्तों 3,12,000 वर्ग किलोमीटर का इस देश का क्षेत्रफल है। आपको ये भी याद करना होगा। अब जैसे प्रश्न आएंगे वैसे आप जवाब दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर के लिए।
बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेमांग अमीन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए इससे पहले जो बीसीसीआई के सीईओ थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे राहुल जौहरी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, और इस कारण बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बना दिए गए हेमांग अमीन। अब जब तक दोस्तों बीसीसीआई के पूर्णकालीन सीईओ नहीं बन जाते यानी कि नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हेमांग अमीन ही बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में काम करते रहेंगे। अब देखिए जो बीसीसीआई की जो सीईओ है उसकी नियुक्ति कब की जाएगी, यानी कि बीसीसीआई ने कब कहा है? तो कहा है दोस्तों 17 जुलाई को उसकी नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए जिसको बनाया जाएगा दोस्तों आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से बताने का काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हेमांग अमीन है ये प्रेजेंट टाइम पर कहाँ के अध्यक्ष हैं दोस्तों? तो अध्यक्ष हैं IPL के दोस्तों, ये अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पर और 2015 से ही ये अध्यक्ष हैं, आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है। जानेंगे दोस्तों हम बीसीसीआई के बारे में। जो बीसीसीआई है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और हिंदी वालों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़ा स्टेडियम, ये कहाँ पे दोस्तों? ये है मुंबई में। इसके सेक्रेटरी कौन है? तो इसके सेक्रेटरी है दोस्तों जय शाह, और ये बेटे हैं किसके? जो भारत के प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह के ये बेटे हैं। अब देखिए दोस्तों जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके जो पुरुष की टीम है उसके कोच कौन है? तो उसके कोच है रवि शास्त्री, और महिलाओं की टीम के कोच है WV रमन, ठीक है। अब देखिए जो बीसीसीआई इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो महिमा वर्मा इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके दोस्तों, अब परीक्षा दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए आपको बताया गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो मुकेश अंबानी का स्थान है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में अमीर लोगों की सूची में। 6 नंबर पर भारत के मुकेश अंबानी, और एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, ये भी आपको दोस्तों याद कर लेना। अब देखिए जो इंडेक्स जारी किया गया है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की तरफ दोस्तों, ये रोज के रोज इंडेक्स जारी किया जाता है, और ये इंडेक्स है 14 जुलाई का ये इंडेक्स। अब देखिए इनकी जो संपत्ति कैसे बढ़ गई, कि पहले तो 9 नंबर पर थी अब 6 नंबर पर कैसे चलेगा दोस्तों? तो ये इस कारण चल गया कि आमतौर पर जा रहे हैं कि जो जियो प्लेटफॉर्म है दोस्तों उसका आमतौर पर इन्होंने जो हिस्सेदारी है उसको बेचने का काम किया, इसके शेयर को बेचने का काम किया, इस कारण इनकी जो भी इनकम है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में 1, 2, 3 लोग कौन है जो अमीर की सूची में जारी किए हैं दोस्तों। तो नंबर 1 पर है जेफ बेजोस, कहाँ के हैं? तो अमेरिका के, और इनकी दोस्तों नेटवर्थ कितनी है? तो 184 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2 नंबर पर हैं बिल गेट्स, इनकी है 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और 3 नंबर पर हैं बेर्नार्ड आर्नोल्ट, और इनकी नेटवर्थ है 94.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब देखिए दोस्तों टॉप 100 में भारत के कौन कौन से व्यक्ति आ रखे हैं। एक तो 6 नंबर पर मुकेश अंबानी देख लिया, और व्यक्ति कौन से दोस्तों? दूसरे व्यक्ति हैं 77 नंबर पर अजीम प्रेम जी, इनकी नेटवर्क कितनी है? तो 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और 89 नंबर पर है शिव नादर, और इनकी है 15.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कौन सा प्रश्न है, तो 6 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, और डेली के तौर पर ये जारी किया जाने वाला इंडेक्स है, ठीक है। अगला, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टीफन किंग इस पुस्तक के लेखक है। अब देखिए इस पुस्तक को जारी कब किया गया? तो इस पुस्तक को 10 जुलाई 2020 को जारी कर दिया गया। कहाँ से? तो हेचेट इंडियन नाम की पब्लिकेशन से इसको जारी कर दिया गया, इसको लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन इंडिया से, चाहे हमारे जितने भी बुक स्टॉल है वहाँ से आप खरीद कर इसको पढ़ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब हम जानेंगे स्टीफन किंग्स के बारे में दोस्तों। इनको 2014 में नेशनल मेडल फॉर आर्ट्स की तरफ से दोस्तों अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 2003 में इनको नेशनल लेटर फाउंडेशन मेडल फॉर डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लेटर्स की तरफ से भी सम्मानित किया गया था, यानी कि अवार्ड देने का काम किया गया था दोस्तों, आपको याद करना है। और दोस्तों जो हम आमतौर पर जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन समुदायों को काफ़ी इन्होंने इस समय में सपोर्ट करने का काम किया, इसलिए इनकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रही है। इनके लेखक का क्या नाम है? तो स्टीफन किंग लेखक हैं, और बुक क्या है? तो इफ इट ब्लीड्स इनकी बुक है। ओके, अगला प्रश्न है
किन्हें मोहन बागान एथलेटिक क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किए गए हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब है ये कहाँ क्लब है? ये एक हॉकी का क्लब है, यानी कि हॉकी खिलाने का काम करता है और वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता का क्लब है। आपको याद करना होगा जो अशोक कुमार है दोस्तों, इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज है 70 साल और जो भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप ये था 1975 में, उसके भी एक सदस्य यानी कि एक खिलाड़ी ये रह चुके, यानी कि उस टाइम पे ये खिलाड़ी थे। अब देखिए दोस्तों, जो मोहन बागान दिवस है ये मनाया कब जाता है? तो ये हर साल 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 29 जुलाई को क्यों? क्योंकि दोस्तों 29 जुलाई 1911 को ईस्ट यॉर्कर रेजिमेंट के खिलाफ जो मोहन बागान एथलेटिक क्लब है दोस्तों, उसने 2-1 से जीतने का काम किया था और ये ऐसा पहला भारत का क्लब है जिसने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों को हराने का काम किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अशोक कुमार हैं वो हैं कौन? तो दोस्तों आप जानते होंगे हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, तो उनके बेटे हैं अशोक कुमार। आपको दोस्तों इतना तो याद ही करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन्होंने रजत पदक जीता है हॉकी के क्षेत्र में एशियाई खेलों में। कब कब? तो 1970 में, 1974 में और 1978 में रजत पदक यानी जो सिल्वर मेडल होता है उसको जीतने का इन्होंने काम किया है वह दोस्तों। अब देखिए इन्होंने 1972 में म्यूनिख ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी जीता हुआ है हॉकी के खेल के अंतर्गत में। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे मोहन बागान एथलेटिक क्लब के बारे में दोस्तों। तो इसके प्रेसिडेंट में कौन पर? तो स्वपन साधना बोस इसके प्रेजेंट टाइम के दोस्तों प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मुख्यालय है कलकत्ता यानी कि वेस्ट बंगाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1889 में इस क्लब की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? जुलाई 2020 में रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले फुटबॉलर माइल जैडविक किस देश के हैं दोस्तों? ये देश है ऑप्शन नंबर से, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कब की? तो 11 जुलाई 2020 को इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। अब देखिए दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसके पूरे में ये कैप्टन की कप्तान के रूप में भी इन्होंने अपना काम कर चुका है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने देश की तरफ से 79 मैच खेले हैं और 25 मैचों में ये कैप्टन रहने का उन्होंने अपना काम किया। अब देखिए इन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं जो फीफा के वर्ल्ड कप होते हैं। कब कब दोस्तों? तो 2010 में, 2014 में और 2018 में जो फीफा के वर्ल्ड कप हुए थे उसको खेलने में दोस्तों इन्होंने अपना काम किया। अब देखिए जो फीफा के वर्ल्ड कप होते हैं कितने साल पे होते हैं? तो दोस्तों ये 4 साल पे वर्ल्ड कप होते हैं। अब देखिए पिछली बार कब हुआ था? तो पिछली बार का हुआ था 2018 में। कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था रूस में। ठीक है, जीता किसने था? तो फ्रांस ने जीता था। किसको हराकर? तो क्रोएशिया को हराकर जीता था फ्रांस ने। दोस्तों आपको इतना याद करना होगा। अब देखिए जो अगला कब होगा? तो अगला होगा 2022 में। और कहाँ होगा? तो ये होगा कतर में। ओके, आपको इतना भी याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया और नाबार्ड ने अपना पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन कब किया? अब देखिए नाबार्ड की स्थापना दिवस था ऑप्शन नंबर यानी कि 39वां कब? 2020 में। अब देखिए जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसने पहला अपना डिजिटल चौपाल की आयोजन किया। कब किया था? तो इसी महीने 3 जुलाई को किया था। अब देखिए कैसे किया था दोस्तों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि पूरा वर्चुअल तौर पर किया था। अब देखिए दोस्तों इसने 7 नए जो योजना है जो किसी क्षेत्र से जुड़े हुई दोस्तों उस पर जोर देने का काम किया। कौन कौन सी दोस्तों योजना है वो? तो जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने का, मृदा स्वास्थ्य और वास्तविक स्वास्थ्य को बरकरार रखने का, शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष विपणन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का, जलवायु लचीलेपन को दूर करने का और कुटीर कूड़ा और दोस्तों जलवायु प्रूफिंग तथा जो बुनकरों का संग्रह है उनको जॉब देने का काम करने का मेन मकसद इसने रखा है नाबार्ड ने इस पहला डिजिटल चौपाल के माध्यम से दोस्तों। अब देखिए इसके लिए इसने 5,000 करोड़ रुपए की अलग से राशि का आवंटित यानी कि जारी करने का काम किया दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा प्राथमिकी कृषि साख समिति यानी कि पैक के माध्यम से दोस्तों जो हमारे किसान है उसको भी सहायता देने का काम किया। अब देखिए जो पैक्स होता है ये काम क्या करता है? ये दोस्तों ये काम करता है कि जो हमारे किसान होते हैं वो सरकार से जो कम कीमतों पर, जो सस्ती कीमतों पर
खाद और बीज लेने का काम करते हैं दोस्तों, और अच्छी अच्छी सुविधाएं लेने का काम करते हैं, किसी से जुड़ी हुई वो पैक्स के माध्यम से करते हैं। अब देखिए जो भी हमारे देखने वाले गांव से होंगे वो अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब देखिए जो पैक्स की जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है दोस्तों, उसकी नियुक्ति की जाती है जो पैक्स के सदस्य होते हैं वो किसान होने चाहिए, ठीक है। वो वोटिंग करते हैं, वो अपना पैक्स का अध्यक्ष चुनते हैं। जो अध्यक्ष दोस्तों चुना जाता है वो चुना जाता है पूरा जितना भी हमारा पंचायत होता है, जो ग्राम पंचायत होता है उसके माध्यम से चुना जाता है, ठीक है दोस्तों। और वो देखता है कि किसानों को कितनी कितनी जो खाद देना है, कितना बीज देना है, किन किन दरों पर, ठीक है। अब हम जानते हैं किसके बारे में दोस्तों, तो हम जानते हैं नाबार्ड के बारे में। जो नाबार्ड हैं इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके पेन टाइम के अध्यक्ष हैं GR चिंटला। कौन, GR चिंटला इसके अध्यक्ष है। और दोस्तों इनकी हाल ही में नियुक्ति भी हुई है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। और ये मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई, मुंबई का है महाराष्ट्र में। ओके, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के अनुसार 2019 में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भूखा रह गया, यानी कि दोस्तों जो हंगर इंडेक्स यानी कि जो भूखा रहने की स्थिति है, कितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8.9%। अब देखिए पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने लोग कुपोषित हैं यानी कि भूखे की स्थिति में आ चुके हैं दोस्तों, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 690 मिलियन लोग। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। अब दोस्तों आप इसको डिवाइड कर लीजिए 10 लाख से, आप इसकी स्थिति जान पाएंगे कितने लोग हंगर इंडेक्स में यानी कि कितने लोग कुपोषित हैं पूरे विश्व में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2014 में लगभग दोस्तों कितने लोग थे कुपोषित, यानी कि एक साल में कितने लोग कुपोषित हो जा रहे थे, तो 10 मिलियन का लगभग ये आंकड़ा था। लेकिन ये 2018 तक पहुंचते लगभग ये 60 मिलियन हो गया ये आंकड़ा, एक साल में बढ़ने वाले कुपोषित लोगों की सूची का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये ऐसा भी कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान जो भी महामारी फैले दोस्तों, इस दौरान पूरे विश्व में 83 से लेकर के 132 मिलियन लोग कुपोषित का शिकार हो जाएंगे, ठीक है, कोविड-19 के कारण। और 2030 तक पूरे विश्व के लगभग 840 मिलियन लोग कुपोषित हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों हंगर इंडेक्स में आ जाएंगे। अब देखिए इसको दूर करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन की कुछ कंपनी है उसके अंडर में काम करने वाले दोस्तों जो संस्था है वो काम कर रही है दोस्तों। कौन सी संस्था है वो, तो वो संस्था है खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कोष कृषि विकास, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों जितने भी ये संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं इस कुपोषण को दूर करने के लिए काम कर रही हैं, ठीक है दोस्तों। अब कितनी भयावह स्थिति है आप इससे जान सकते हैं। तो हम जानते हैं किसके बारे में, तो जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था, हमने पूछा था कि हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट जारी की है, उसमें नंबर 1 पर कौन है दोस्तों, नंबर 1 पर है ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है काइली जेनर। और दोस्तों हमने आपसे ये भी पूछा था कि भारत में दोस्तों नंबर 1 इकलौते खिलाड़ी कौन सा था, तो भारत में दोस्तों टॉप 100 में जो सेलिब्रिटी है वो दोस्तों अक्षय कुमार। ओके, अब इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया, इस प्रश्न का सही जवाब दिया विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज और अमित मलिक, इन दोस्तों ने सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे कि आज का प्रश्न क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है महिला फुटबॉल एशियन कप, यानी कि जो महिला का जो फुटबॉल है उसका एशिया कप होगा जो 2020 में, वो कहाँ पर होगा, नहीं कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा, वो आपको बताना है। कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और इससे जुड़े दोस्तों जितने भी तथ्य है वो भी बताइएगा। और ये पिछले बार ये कहाँ पर हुआ था, किस देश में हुआ था और किस देश ने इस कप को जीतने का काम किया था दोस्तों, वो भी आप बताइएगा, ठीक है। आप जितना